नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल उल्टा सीधा बाय भारत में। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था मेरी पहली चीन यात्रा। उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि पहली बार मैं चाइना जब गया था, बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना किसी सर्च के मैं चाइना चला गया। और वहां पर जब शंघाई एयरपोर्ट से मैंने ईवू के लिए एक शेयरिंग टैक्सी पकड़ी थी, तो उस टैक्सी वाले ने रास्ते में हमें एक सुनसान जगह पर रोक दिया। शेयरिंग टैक्सी में मेरे साथ 2 इंडियन और थे और एक मेरे साथ मेरा दोस्त था। हम 4 लोगों को एक सुनसान जगह पर रोक दिया और तरह तरह के बहाने बनाने लगा, एक्टिंग करने लगा। मतलब था हमसे डबल पैसे वसूल करना। आखिरकार उसने हमसे उस सुनसान जगह पर हमें डराकर डबल पैसे ले लिए, यानी कि हमसे 300 RMB, जहां 150 RMB की बात हुई थी, 300 RMB चार्ज कर लिए। बड़ी मुश्किल से हम शंघाई से ईवू पहुंचे, लेकिन ईवू पहुंचने के बाद हमें कोई होटल नहीं मिला। काफी देर भटकने के बाद फिर अंत में एक छोटा सा होटल मिला और रात के तकरीबन 2 बज चुके थे और हम वहां सो गए थे। ये सारी बातें मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में मेरी पहली चाइना यात्रा में बताए थे कि टैक्सी वाले ने हमें ठग लिया। यदि आप लोगों में से किसी ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है, जो पहला पार्ट था, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं। उस लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को देखना ना भूलें। अब आगे मैं बताता हूं कि जब हम रात को 2 बजे उस कमरे में सो गए थे, तो अगले दिन हमारे साथ क्या क्या हुआ था। माई फर्स्ट डे इन चाइना, मेरा पहला दिन चाइना में। दोस्तों, रात को तकरीबन 2 बजे हम उस होटल के कमरे में सो गए। सुबह तकरीबन 9 बजे के करीब हमारे कमरे की डोरबेल बजी, टिंग टोंग। एकदम मैं खट से उठा, मोबाइल में टाइम देखा, सुबह के 9 बजे थे। उठते ही मैं सीधा कमरे के दरवाजे की तरफ गया और कमरे का दरवाजा खोला तो देखता हूं सामने एक खूबसूरत सी चाइनीज लड़की खड़ी है, जीन्स और टॉप में। एक लड़की, वो भी सुबह सुबह हमारे कमरे के बाहर। क्यों? खैर, मैंने उस लड़की से कहा यस, लेकिन वो लड़की चाइनीज में मुझसे कुछ बोली। मुझे एक बात भी समझ में नहीं आई। तभी अंदर से मेरे दोस्त महेंद्र सोनी ने कहा, क्या हुआ, कौन है? मैंने कहा पता नहीं, एक चाइनीज लड़की है। बस लड़की का नाम सुनना था। महेंद्र सोनी भी बेड से उठा और खट से गेट के ऊपर मेरी तरफ देख के बोला, क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं, मैं सिर्फ पूछ ही रहा हूं कि ये किस लिए आई है। तब मैंने दोबारा उससे पूछा, यस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? लेकिन वो लड़की चाइनीज में पता नहीं क्या बोला, मुझे एक बात भी समझ में नहीं आई। तभी उसी समय मेरा दोस्त महेंद्र सोनी बोला, भारत, लगता है ये लड़की हमें वेकअप कॉल की तरह आई है। मतलब कि ये हमें उठाने आई है कि सुबह के 9 बज गए, अभी तक तुम सो रहे हो। यार, अब इंडिया और चाइना में 2.5 घंटे का फर्क है। उस समय चाइना में 9 बज रहे थे तो इंडिया में 6:30 बजे। 6:30 बजे तो मैं तो नहीं उठता, लेकिन टाइम जोन की वजह से थोड़ा सा हम लेट भी हो गए थे। लेकिन वेकअप, तब मेरे दोस्त ने कहा, हाँ भारत, हो सकता है भाई, कई होटल वाले वेकअप कॉल देते हैं, लैंडलाइन पे फोन करते हैं, लेकिन इस कमरे में लैंडलाइन नहीं है, तो हो सकता है इन्होंने एक लड़की भेजी हो कि जाओ उन गेस्टों को उठा दो। मैंने कहा अगर ये बात है तो चाइना में ये फैसिलिटीज तो बहुत बढ़िया है। हमारे हिंदुस्तान में भी एक खूबसूरत लड़की अगर ऐसे आके उठाए तो पूरा दिन कितना अच्छा गुजरेगा। तब अब ये बात हमारे दोनों के दिमाग में आ गई कि ये वेकअप करने आई है, हमें उठाने आई है। तब मैंने उस लड़की को शुक्रिया करना चाहा। मैंने कहा थैंक यू। लेकिन वो लड़की चाइनीज में फिर बोली, समझ में नहीं आया। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। लेकिन वो लड़की चाइनीज में फिर भी कुछ ना कुछ बोलती रही। तब मैंने अपने दोस्त को कहा, भाई ये कुछ और कह रही है, ये हमारे को वेकअप कॉल देने नहीं आई। तो बोला, यार फिर ये किस लिए आई है? तभी मैं अपने कमरे से बाहर निकला कि शायद कोई दिख जाए और जिससे मैं पूछ सकूं कि आखिर ये लड़की क्या कह रही है। तभी वहां पर मुझे एक आदमी जाता हुआ दिखा जो लिफ्ट की साइड पे जा रहा था, होटल की लिफ्ट की साइड पे। मैंने उसको देखा, मेरे को लगा कि यार ये आदमी तो इंडियन लग रहा है। खैर, मैंने उसको आवाज दी, भाई साहब कहना था, वो आदमी रुक गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो आदमी इंडियन है और हिंदी समझता है। मैं फटाफट उसके पास गया, मैंने बोला, भाई साहब एक रिक्वेस्ट है, आप इंडिया से हैं? उसने कहा, नहीं भाई, मैं इंडिया से नहीं हूं, मैं पाकिस्तान से हूं। पाकिस्तान? ये सुनते ही 1 सेकंड के लिए कुछ हुआ, लेकिन फिर मैंने कहा यार पराया मुल्क है, क्या हिंदुस्तान और क्या पाकिस्तान। मैंने कहा भाई साहब एक रिक्वेस्ट है, मेरे कमरे के बाहर एक चाइनीज लड़की खड़ी हुई है और वो चाइनीज में कुछ बोल रही है, आपको चाइनीज आती है?
तो वो आदमी बोला, हाँ मुझे चाइनीज बोलनी भी आती है और समझ में भी आती है। मैंने कहा भाई साहब प्लीज उस लड़की के पास चलिए और देखिए, पूछिए उससे कि वो आखिर क्या बोल रही है। वो पाकिस्तानी आदमी मेरे साथ आया और उस लड़की से पूछा चाइनीज में, क्यों चौंपाऊ किया, और बात करने के बाद हमारे को बोला, अरे भाई साहब ये लड़की कह रही है कि सुबह के 9 बज गए और इसको आपका कमरा साफ करना है। ये होटल की हाउसकीपिंग से है, सफाई कर्मचारी है, इसे सफाई करनी है आपके कमरे की, इसलिए कह रही है कि आप कमरे से बाहर आ जाइए, इसको कमरे की सफाई करनी है। दोस्तों जब उसने ये बोला ना कि ये सफाई कर्मचारी है और सफाई करने के लिए आई है, हम दोनों, महेंद्र सोनी और मेरे दिल पे पानी फिर गया। एक खूबसूरत लड़की जिसके बारे में हमने क्या क्या सोच लिया था, वो एक सफाई करने वाली थी। खैर अब फिर मैंने उससे कहा, भाई साहब इससे कह दीजिए कि 1 घंटे बाद आए, हम फ्रेश हो लेते हैं, फिर हमें कहीं जाना है। तब उस पाकिस्तानी ने उस लड़की को कहा, चाइनीज में ही बोला छुपा करके, तो वो लड़की समझ गई और अच्छा ओ शीशा करके चली गई। तो आप तो जानते हैं मैन विल बी मैन, ये तो अक्सर हर आदमी के साथ होता है। खैर हम दोनों फटाफट तैयार हुए, नहा धो के होटल के रिसेप्शन पर आ गए। होटल के रिसेप्शन से अपना पासपोर्ट लिया, क्योंकि रात को जब 2 बजे आए थे उसने पासपोर्ट जमा कर लिया था। पासपोर्ट लेकर सीधा कमरे से बाहर। दोस्तों हमने कुछ भी नहीं खाया था, बस जल्दबाजी में बाहर। जब बाहर आए तो हमारे को याद आया कि रात को जब हम उस लड़के के साथ टैक्सी से इस होटल में आ रहे थे तो उसने कहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी फुटियान मार्केट वो सामने है, यहाँ से करीब 1.5-2 किलोमीटर सीधा सीधा रास्ता है, आप जा सकते हैं, वहां दुनिया भर के प्रोडक्ट मिलते हैं। दोस्तों उसी समय हमने टैक्सी वाले को हाथ दिया और उसे बोला फुटियान मार्केट, बस इतना ही पता था। उस टैक्सी वाले ने कहा ओके बैठाया और सीधा फुटियान मार्केट के गेट पर। दोस्तों सामने दुनिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट फुटियान मार्केट, वर्ल्ड लार्जेस्ट होलसेल मार्केट थी हमारे सामने, जहां दुनिया भर का प्रोडक्ट, जो भी आप इंडिया में कुछ चाइनीज प्रोडक्ट देखते हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट उसी फुटियान मार्केट से आते हैं। दोस्तों इस मार्केट के बारे में मैं आपको स्पेशली अपनी इस चाइना सीरीज की वीडियो में जरूर बताऊंगा कि उस फुटियान मार्केट यानी कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट में क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, किस तरह से आपको वहां पर प्रोडक्ट खरीदे जा सकते हैं, कैसे उनको वहां से इंडिया भेजा जाता है। ये सारी बातें मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा इस चाइना सीरीज का कि चाइना का सदर बाजार, वर्ल्ड लार्जेस्ट होलसेल मार्केट या उसे मॉल कह सकते हैं। खैर हम उस मार्केट के सामने थे। मार्केट में एंट्री की पूरी मार्केट या मॉल कह लीजिए एयर कंडीशन। अब हमारे को अपने अपने प्रोडक्ट की सर्च करनी थी, क्योंकि हम चाइना की सबसे बड़ी मार्केट में आ चुके थे, होलसेल बाजार में आ चुके थे। हम सर्च के लिए उस बाजार में घूमने लगे, इधर उधर टहलते रहे, उधर करीब 2.5-3 घंटे बाद तक हम लगातार वहां घूमते रहे। हमारे पैर दुख गए। एक कुर्सी पर जाकर दोनों के दोनों बैठे और सोचने लगे कि यह क्या कर रहे हैं। ना इन लोगों को हमारी बात समझ में आ रही है, ना इनकी बात हमें समझ में आ रही है। हमें अपना प्रोडक्ट तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। उसका कारण यह था लैंग्वेज प्रॉब्लम, क्योंकि वहां पर फुटियान मार्केट में जितनी भी दुकानें थी उन दुकानों पर मैक्सिमम पर चाइनीज लड़कियां थी जो ना हिंदी बोलना जानती थी, मतलब ही नहीं, ना ही इंग्लिश, सिर्फ चाइनीज लैंग्वेज। अब हम अपना प्रोडक्ट कैसे सर्च करें? हम यहां आगे कर क्या रहे हैं? 2.5-3 घंटे हो गए, बर्बाद हो गए, लेकिन हमारे को अपना प्रोडक्ट नहीं मिला क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम और कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना महेंद्र को प्रोडक्ट नजर आ रहा था अपना, ना मुझे अपना प्रोडक्ट नजर आ रहा था। दोनों बेवकूफों की तरह 3 घंटे तक उस मॉल में घूमते रहे। वो मॉल इतना बड़ा है कि आप 2 महीने भी घूमते रहोगे तब भी आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट किस जगह पे मिलेगा। वहां के लिए पूरी सर्च होती है, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। खैर दोस्तों, अब 3 घंटे बाद एक कुर्सी पे बैठे, तभी महेंद्र सोनी ने कहा, यार मुझे बहुत जोर से बाथरूम आ रहा है, चलो जी बाथरूम करते हैं। अब उस मॉल के अंदर हम बाथरूम की तलाश कर रहे हैं, लेकिन हमें कहीं पर बाथरूम नजर नहीं आ रहा। अगर होगा भी तो चाइनीज में लिखा हुआ, हमें समझ नहीं आया। अब बाथरूम का प्रेशर उसका तो बढ़ रहा था, उसको देखा देखी मेरा भी बढ़ रहा था। अब इस प्रेशर में बाथरूम कहां ढूंढे? इंडिया होता तो किसी ना किसी कोने को पकड़कर अपना हल्का हो लेते, लेकिन वो इंडिया नहीं था, चाइना था। हर जगह साफ सुथरी नजर आ रही थी, कोई भी ऐसा कोना नजर नहीं आ रहा था जहां हम खड़े हो सके। प्रेशर बढ़ रहा था, अब क्या करें? 2-4 लोगों से पूछा, लेकिन उनको समझ ही नहीं आई हमारी बात, ना ही उनकी बात हमें समझ में आई। थोड़ा सा बाहर की तरफ निकले, मॉल के एक गेट से बाहर निकले
तो वहां पर एक पुलिस वाला खड़ा था, शायद पुलिस वाला ही होगा। अब महेंद्र सोनी ने कहा भाई बर्दाश्त नहीं होता, पूरा इशारा करके बताऊंगा कि मुझे कहां जाना है। और महेंद्र सोनी ने वही किया, उस पुलिस वाले के पास गया, उसको बोला एक्सक्यूज मी, उसने उसकी तरफ देखा, उसने पूरा प्रॉपर चैन खोलने का तरीका, ये वो जैसे बाथरूम किया जाता है एक आदमी द्वारा, वो पूरा तरीका उसको दिखाया। वो पुलिस वाला समझ गया, ओह हाँ जाओ। उसने ऐसा किया और बोला कि सीधा मॉल के अंदर जाइए और लेफ्ट हैंड पे मुड़ जाइए। चाइनीज में बोला था लेकिन इशारे से उसने ऐसे बताया। उसकी बात सुनते ही उसको हमने थैंक यू मारा और सीधा अंदर भागे। सीधा गए, लेफ्ट हैंड को मुड़े, वहां पर लिखा होता, अच्छा उस पुलिस वाले ने बताया था वहां लिखा होगा WC, क्योंकि हमारे बाथरूम करने के इशारे से वो बोला था ओ WC, तो WC। सीधा गए, वहां देखा चाइनीज में लिखा हुआ था, लेकिन उस चाइनीज के नीचे छोटा छोटा लिखा था WC। अंदर घुसे दोस्तों, बाथरूम था। हमने बाथरूम किया, जान में जान आई, लेकिन प्रॉब्लम तो वही कि अब क्या करें, यहां हमें प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे। एक इंडियन मिला, कह रहा भाई साहब ऐसे नहीं मिलेंगे, आपको पहले सर्च करके आनी चाहिए थी, या आपको किसी एजेंट को हायर करना चाहिए था, जो चाइनीज होते हैं, ट्रांसलेटर होते हैं, और जो सोर्सिंग एजेंट होते हैं उसको हायर करना था, ताकि वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। लेकिन ये तो हमने किया ही नहीं था। तभी मुझे याद आया, महेंद्र सोनी से मैंने कहा यार आज से 5-6 महीने पहले मैंने चाइना की एक सोर्सिंग एजेंट लड़की से बात की थी। उसने कहा था वो ट्रांसलेट का काम करती है, प्रोडक्ट के बारे में सर्च कराती है, तो हम उससे बात कर सकते हैं। तो महेंद्र ने कहा हाँ कहाँ है उसका एड्रेस, फोन नंबर। मैंने कहा यार वो तो 5-6 महीने पहले बात की थी, वो तो मेरी मेल में होगा। लेकिन मेल खोले कैसे, हमारा तो मोबाइल फोन ही बंद। दोस्तों हमने एक जो गलती की सबसे बड़ी, आपको मैं अपनी गलतियां भी बताऊंगा कि बहुत बड़ी हमने एक गलती की थी, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। एक छोटी सी गलतियां भी गिनवाता जाऊंगा। हमने चाइना में उठने के बाद सबसे पहले वहां का नंबर लेना था, सिम लेना था, ताकि हमारा मोबाइल फोन चल सके, हम अपने घर वालों से बात कर सके या कुछ सर्च कर सके। मोबाइल डाटा उस समय नया नया शुरू ही हुआ था। अब मोबाइल तो हमारे चल नहीं रहे, तो अब तलाश थी सिम बदलने की, यानी कि वहां का चाइनीज लोकल नंबर। लेकिन इस मॉल में जहां होलसेल की दुकानें हैं, वहां सिम की दुकान कहां मिलेगी। मैंने बोला यार भाई दुनिया भर के लोग आते हैं, तो यहां जरूर कहीं ना कहीं कोई सिम की दुकान होगी। भाई साहब तलाश करते करते 1 घंटा बीत गया, तब कहीं जाकर मॉल के नीचे, सबसे नीचे एक कोने में एक छोटी सी दुकान नजर आई। और सिम की दुकान पहचानना मुश्किल नहीं होता, वहां सिम कार्ड और ऐसी चीजों को नजर आ जाती है। हम फटाफट भाग के गए और वहां पर एक बुजुर्ग सी लेडीज बैठी थी, उसको बोला कि सिम कार्ड चाहिए, इंग्लिश में बोला, लेकिन उसको समझ में नहीं आया। अंत में इशारे की भाषा फिर काम आई। हमने अपना मोबाइल फोन निकाला, मोबाइल फोन में से सिम निकाली और सिम निकाल कर दिखाई, दिस। वो समझ गई कि इन्हें सिम कार्ड चाहिए। उसने फटाफट एक नया सिम कार्ड निकाला, हमारे मोबाइल के अंदर डाल दिया और उसके कुछ बटन दबाए, बोले क्या बोली, लेकिन हमने सोच से पूछा ऑन, ओके वर्किंग। उसने उठाया फोन, बटन कुछ डायल किए, कान पे लगाया, और हमारे कान पे लगा दिया। हमने सुना कंप्यूटर में कोई चाइनीज लड़की बोल रही थी, अरे अब समझ में नहीं आया, लेकिन ऐसा लगा कि कह रही है कि आपका वो मोबाइल फोन अब एक्टिव है, आपका नंबर अब एक्टिव है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों एक्टिव मोबाइल नंबर लेके आ गए, फटाफट अंदर आए। उसने 50 RMB लिए थे उस नंबर के, इंडिया में भी इतने की ही सिम मिलती थी उस वक्त। अंदर आए, उस पर कहा फटाफट नेट खोले, लेकिन ये क्या, हम तो फुद्दू बन गए। हमारे साथ तो कॉमेडी हो गई, क्योंकि उस मोबाइल सिम के डाटा ही नहीं था, वो सिर्फ कॉलिंग के लिए था। अपने घर मिलाने की कोशिश की तो वो उस पर इंटरनेशनल कॉल भी नहीं होती थी, यानी कि वो सिम सिर्फ लोकल कॉल की थी। और उस लेडीज ने हमसे कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं मांगा उसके लिए। मैंने कहा यार ये क्या हुआ, हम फिर फुद्दू बन गए। अब इस सिम कार्ड का क्या करें। अब तो हमें मेल खोलनी थी, अब मेल चेक करनी थी, मेल पे देखना था कि उस सोर्सिंग एजेंट लड़की का एड्रेस, फोन नंबर। अब घर पे भी फोन कैसे करें, इंटरनेशनल कॉल नहीं हो रही कि मैं अपने घर पे फोन करूं, अपने भाई को बोलूं कि मेल से चेक करके एकदम मेरी मेल खोल और वहां से ये उस एजेंट का फोन नंबर निकाल के दे। ये भी नहीं हो रहा था, यानी कि वो सिम हमारे लिए फिलहाल तो बेकार थी। अब क्या था, अब किस चीज की तलाश करें। फिर दिमाग में आया इंटरनेट कैफे, उस समय काफी फेमस हुआ करते थे। भाई हमारे हिंदुस्तान में तो इंटरनेट कैफे को हर जगह जगह पर मिल जाते हैं, चलो इंटरनेट कैफे को ढूंढा जाए और वहां से अपना मेल खोली जाए और मेल से उसका
बस मॉल के अंदर इंटरनेट कैफे जहां होलसेल की दुकान है? मिलेगा मिलेगा, जब मोबाइल की दुकान मिल सकती है तो इंटरनेट कैफे भी मिलेगा। यही तो विचार था। यही सोचते हुए हम उस मॉल में घूमने लगे तो एक दुकान दिख गई। दुकान में 15-20 कंप्यूटर लगे हुए थे और जिसमें से 7-8 कंप्यूटर पे कुछ लड़के लड़कियां काम कर रहे थे। महेंद्र सोनी बोला, देख भारत, वो हो रही इंटरनेट कैफे, वहां जाके सर्च करते हैं। मैं गया कैफे में, वहां काउंटर पे एक आदमी बैठा था, उसको मैंने इशारे में ही बोला, क्योंकि मुझे अब तक पता चल चुका था कि मेरी लैंग्वेज इनको समझ नहीं आएगी, अंग्रेजी भी समझ नहीं आएगी, कि इशारे में बताया कि मैं तेरा कंप्यूटर इस्तेमाल करना चाहता हूँ, इंटरनेट इस्तेमाल करना चाहता हूँ। थोड़ा टाइम जरूर लगा था, लेकिन उसको समझ आ गया। उसने बोला ठीक है आप कर लो। मैंने उसका इंटरनेट खोला। अच्छा दोस्तों, उस समय बता दूं कि चाइना में गूगल थोड़ा थोड़ा काम करता था, पूरी तरह से बैन नहीं था। आप मेल खोल सकते थे और गूगल में सर्च कर सकते थे। उस समय गूगल पूरी तरह से चाइना में बैन नहीं था। आज है, गूगल चाइना में नहीं चलता। खैर, मैंने अपनी जीमेल खोली, जीमेल खोल के ढूंढा उस लड़की का एड्रेस जो 5-6 महीने पहले कभी ऐसे ही बात कर ली थी। उसका फोन नंबर मिल गया, एड्रेस भी मिल गया था, एड्रेस भी था उसके मेल के साथ। लेकिन जब कुछ पता ही नहीं तो कहाँ जाए। मैंने वो एड्रेस निकाला और फोन नंबर निकाला और आया और काउंटर पे उस आदमी को आके कहा, थैंक यू भाई साहब, कितने पैसे हुए? तो उसने कहा नो मनी। मैंने कहा नहीं भाई साहब, आपका इंटरनेट कैफे है, आप पैसे ले लीजिए। उसने कहा नहीं। मेरे को पहला चाइनीज मिला जिसने इतनी दया दिखाई। उसने मुझसे इंटरनेट के पैसे नहीं लिए, अपने इंटरनेट कैफे का पैसे नहीं लिए, जबकि उसका धंधा था। बाहर आ गया, तब महेंद्र सोनी मेरे को बोला, अबे बेवकूफ, ये इंटरनेट कैफे ही नहीं है। मैंने कहा क्यों? कंप्यूटर लगे पड़े हैं तो इंटरनेट कैफे होगा। बोला नहीं यार, देख साइड पे देख, खूब सारे प्रिंटिंग का सामान पड़ा है, शायद यहाँ कोई प्रिंटिंग का काम करते हैं, उसी के लिए कोई डिजाइनिंग का काम होता है कंप्यूटरों पे। तभी उस चाइनीज ने मुझसे पैसे नहीं लिए, उसने मेरी मदद की। लेकिन थैंक यू उस चाइनीज का जिसने मेरी उस समय मदद की। दोस्तों, अब मेरे पास उस लड़की का नंबर था और लोकल सिम कार्ड था जिससे हम फोन कर सकते थे। फटाफट उस नंबर पे अपने मोबाइल से डायल किया और कान पे लगाया। लेकिन चाइनीज में कोई लड़की बोल रही थी, वो भी कंप्यूटर में जो बोलते हैं, समझ में नहीं आया। फिर दोबारा ट्राई किया, फिर लगाया, फिर भी वही बात। 2-3 बार घुमा फिरा के वो नंबर मिलाया, लेकिन वो नंबर चाइनीज में कुछ ना कुछ बोले जा रहा था। मैंने कहा यार सिम चालू है क्या है, ये कंप्यूटर वाली लड़की क्यों बोल रही है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, कौन हमें बेवकूफ बना रहा है, और हम बिना सर्च किए चाइना क्यों आ गए। ये पहला दिन ही हमारा ऐसा है, अभी तो हमें यहाँ 10 दिन रहना है। बहुत परेशान थे, अब भूख भी जोर मारने लगी थी। तभी वहां से एक पढ़ा लिखा सा लड़का जिसने टाई वाई लगा रखी थी, अच्छे खासे कपड़े पहन रखे थे, सामने से आता नजर आया। महेंद्र सोनी बोला, देख भारत, ये लड़का पढ़ा लिखा लग रहा है, इसे अंग्रेजी जरूर आती होगी, इससे बात करते हैं। अब दोस्तों, हम हिंदुस्तान में तो जानते हैं ना कि पढ़े लिखे का मतलब उसको अंग्रेजी आती है। अब चाइनाज में भी होगा कि पढ़ा लिखा लग रहा है यार, टाई वाई लगा रखी है, तो इसे भी अंग्रेजी आती होगी। हमने उस लड़के को रोका और उससे इंग्लिश में बोला कि प्लीज डायल दिस नंबर, आई वांट टू टॉक विद दिस, बट आई एम ट्राइंग टू, बहुत ट्राई कर रहे हैं, ये है वो है, लेकिन नंबर नहीं लग रहा। पर लेकिन लड़के ने हमें को यूं देखा, ये कहता हुआ चला गया। यानी कि वो पढ़ा लिखा गवार था, चाइना का गवार। अंग्रेजी नहीं आती, हिंदुस्तान में ही तो बोलते हैं ना गवार है, जबकि हमारी हिंदी भाषा सबसे बढ़िया बात है। चाइना को लोगों को भी मैं आज कहता हूं कि वो अपने देश की लैंग्वेज को सबसे पहले सम्मान देते हैं, बाद में दूसरी। हम पहले इंग्लिश को सम्मान देते हैं, अपनी हिंदी भाषा को भूलते जा रहे हैं। लेकिन हमें हिंदी भाषा को सम्मान देना चाहिए अगर हमें आगे बढ़ना है तो। चाइनीज भी तो बढ़ रहे हैं। खैर, अब वो चला गया, अब हमें समझ में नहीं आया। तभी एक दूसरा लड़का वहां से आता हुआ नजर आया, जो लफंगा सा था, लगी जैसे होता है ना, देखते हैं यंकी फंकी सा, कमीज खुली हुई है और मस्ती में कान में कुछ लगा के आ रहा हूं। मैंने उस लड़के को रोका, वो लड़का रुक गया। उसको इशारों में बताया कि अब तो लगा कि यार ये पढ़ा लिखा थोड़ी होगा। उसको इशारों में बताया, वो लड़का समझ गया। उसने मोबाइल लिया, मेरा नंबर लिया, दोनों लिए और डायल किया और वहां पर बात की ऐसे ही कुछ। दोस्तों सॉरी, मैं को चाइनीज नहीं आती, फिर भी थोड़ा सा बोल नहीं रहा, बता रहा हूं कि आपको समझ में आएगी। चाइनीज कुछ इस तरीके से बात करते हैं। अब बात की और बात करने के बाद उसने हमारे को मोबाइल दिया और चल दिया। अरे भाई सुन तो सही, अरे क्या बात की, क्या हुआ? लेकिन ये ऐसे करता करता चला गया। मैंने कहा अरे अजीब है यार, ये भी फुद्दू बना गया साले। हमने क्या बात करने के लिए फोन किया, कुछ इशारों में कुछ कैसी बात तो बता देता कि क्या बात की, बिना कुछ बताए ही चला गया।
हम लोग फिर बेवकूफों की तरह वहां खड़े थे, एक दूसरे को देख रहे थे कि यार ये हमारे साथ हो क्या रहा है। तभी दिमाग में आया, अरे इस लड़के ने जो नंबर डायल किया था उसको रिडायल करते हैं। दोस्तों उस नंबर को जैसे ही हमने रिडायल किया, उधर फोन बजा, वहां एक लड़की ने उठाया और मैंने उसको कहा, भाई आई एम भारत फ्रॉम इंडिया, मैं भारत हूँ और इंडिया से बोल रहा हूँ। मेरी बात आपसे कई महीने पहले हुई थी कि मैं चाइना आऊँगा तब मैं आपसे ज़रूर मिलूंगा, मेरे को आप ट्रांसलेटर की ज़रूरत है। और बोली ओहो वेयर आर यू, तुम कहाँ पर हो? मैंने कहा भाई फुतियान मार्केट में हूँ। और वो बोली गेट नंबर किसके सामने हो? अब गेट नंबर, फटाफट सामने गेट दिखा, उस गेट के बाहर गया, वहाँ नंबर लिखा हुआ था करीब 43 समथिंग ऐसे ही था। तो वह गया, बोला 43। बोली ओके ठीक है, आप उसी गेट के बाहर खड़े रहो, मैं 15 मिनट में वहां पहुंच रही हूं। दोस्तों ये बात सुननी थी कि वो आ रही है और वो अंग्रेजी समझ रही थी, इससे बड़ी बात क्या थी। 15 मिनट के लिए हम गेट के बाहर दोनों के दोनों खड़े थे। दोस्तों अब बाहर खड़े थे और 15 मिनट बाद एग्जैक्ट एक लंबी सी काली कार हमारे सामने आके रुकी। उसमें से एक लड़की, खूबसूरत थी वो भी, आके रुकी और हमारे पास आती ही बोली, यू आर भारत? मैं कहा यस यस आई एम भारत। अब दोस्तों उसने मुझे कैसे पहचाना? अरे दोस्तों नॉर्मल बात है, इतने सारे चाइनीज में दो हिंदुस्तानी 43 नंबर 43 गेट नंबर के बाद खड़े हैं, तो वो आराम से कोई भी चाइनीज पहचान जाएगा, या कोई भी हिंदुस्तानी अगर यहाँ पर किसी चाइनीज को बुलाए तो ऐसे पहचान जाएगा। उसने कहा आइए गाड़ी में बैठिए। हम दोनों को उसने गाड़ी में बैठाया। गाड़ी के सामने देखा एक सूटेड बूटेड आदमी, ड्राइवर जो था सूटेड बूटेड। मैंने कहा यार ड्राइवर भी सूटेड बूटेड होते हैं। खैर हम लड़की के साथ बैठ गए और सीधा उसके आलीशान ऑफिस में पहुंच गए। दोस्तों उसका ऑफिस, उस सोर्सिंग एजेंट लड़की का नाम लिली था। उसका ऑफिस बड़ा ही सुंदर था, काफी सारे लोग, लड़के लड़कियां वहां काम कर रहे थे। वो सूटेड बूटेड ड्राइवर भी अंदर ही कहीं किसी चले जगह चला गया था। लिली ने सबसे पहले हमें कॉफी पूछी। हमने कहा कॉफी हाँ बिल्कुल पियेंगे। अब पता नहीं था कि कॉफी कैसी होती है। उसने ब्लैक कॉफी दी, मैंने कभी नहीं पी थी ब्लैक कॉफी। खैर बड़े बेमन से हमने ब्लैक कॉफी पी। खाने का उसने हमसे पूछा ही नहीं, भूख के मारे हमारा भी बुरा हाल था। लेकिन हम कुछ बोल नहीं सकते थे कि भाई भूख लग रही है, क्योंकि वो भी हमें बिजनेसमैन समझ रहे थे। खैर उस लड़की को हमने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, महेंद्र ने बताया, मैंने बताया। तब उस लड़की ने कहा ठीक है आपके प्रोडक्ट मुझे समझ में आ गए, मैं भी बात करती हूँ। उसने 2-3 जगह कॉल की। उसके बाद महेंद्र सोनी से बोली कि आपका प्रोडक्ट का जो है, हम कल जा रहे हैं सुबह 9 बजे, यहाँ से 350 किलोमीटर एक जगह है, टैक्सी से जाएंगे, 1000 RMB आपको देने पड़ेंगे आने जाने के, और मैं भी साथ चलूंगी, आपके साथ वहाँ बात कराऊंगी आपका जो प्रोडक्ट। और मेरे से बोला कि आपका जो प्रोडक्ट है वो उसके लिए मेरी उस कंपनी की एक लड़की से बात हो गई है, वो आपके होटल में या कल शाम को आपके होटल में आ जाएगी। होटल का एड्रेस मैं बता दूंगी, आप कहां ठहरे हैं बताइए होटल में। होटल का नाम तो हमें पता ही नहीं था। दोस्तों यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी कि हमने होटल से बाहर निकलते वक्त होटल का विजिटिंग कार्ड ही नहीं लिया। होटल से फटाफट टैक्सी पकड़ी और निकल लिए। भूख भी लग रही थी, लेकिन नहीं अब तो फुतियन मार्केट जाना है, चाइना का पहला दिन है, चाइना में ये होगा वो, ये क्या, हम किस होटल में ठहरे हमें तो पता ही नहीं। रास्ता अब हमें पता नहीं, वो तो अपने ऑफिस ले आई है, पता नहीं कहां से घुमा फिरा के। फिर भी रात को याद किया कि भाई ऐसे इंडियन होटल थे, इंडियन स्ट्रीट थी, वहां से सीधे गए थे। फिर वहां कोने से हमने एक टैक्सी पकड़ी थी 2 किलोमीटर जाने पर, इस हाथ को ऐसा था। फिर सुबह हमने फुटियन के लिए उसको पूरा डिटेल में समझाया लिली को, वो समझ गई। उसने अपनी गाड़ी निकलवाई और अंदर से मैंने कहा आपकी कंपनी का बॉस कौन है? तो उसने जो ड्राइवर था उसको दिखाया, ही इज माई बॉस। मैंने कहा ड्राइवर भी सूटेड बूटेड ड्राइवर बॉस है, यानी कि वहां के लोग जो बॉस हैं वो ड्राइवरी भी करते हैं, कमाल है यार। खैर वो आदमी हमें लेके गया और दोस्तों वो लड़की इतनी समझदार थी, सीधा उसी होटल के सामने रोका जो हमने जिस होटल में हम ठहरे थे। वो बोली ये इज नॉट गुड होटल, आपको ये होटल बदलना होगा, मैं आपको होटल चेंज करवा के देती हूँ। दोस्तों उसने हमारे को वहां से चेकआउट कराया और वापस उसी होटल में लेके आई जो रात को हमने आए थे जब शंघाई से यू, तो जिसमें होटल में पहली बार गए थे, उस होटल में आके उसने चाइनीज में बात की। हमें एक कमरा मिल गया, लेकिन कमरा डबल बेड नहीं था, 3 बेड था। खैर हमें क्या था, थोड़ा सा महंगा था, 250 RMB का था, वो हमें कमरा मिल गया। उस लड़की ने कहा आप आराम करो, सुबह 9 बजे मैं आपसे मिलती हूँ, आज के लिए आप आराम करो। वो हमें छोड़ के चली गई। तो जिंदगी में सबसे पहली जो हमने गलती की, दोस्तों आप भी मत करना, कि अगर किसी होटल से आप रहते हैं किसी भी देश या विदेश में, तो उस होटल का विजिटिंग कार्ड जरूर अपने पास रखें, ताकि कहीं पर भी आप दूर चले जाएं तो कार्ड दिखाकर किसी टैक्सी वाले को, ऑटो वाले को या किसी आदमी से एड्रेस पूछते हुए आप पहुंच जाएंगे। हमारी तरह बेवकूफ नहीं बनेंगे। खैर वो लड़की चली गई।
हम अब अपने उस नए होटल में थे। होटल बहुत अच्छा था, बड़ा रूम था, सब कुछ था और आसपास इंडियन स्ट्रीट थी, वो इंडियन खाने के रेस्टोरेंट भी थे। उन खाने इंडियन रेस्टोरेंट कौन कौन से हैं उस इंडियन स्ट्रीट के बारे में, इस बारे में भी मैं दोस्तों एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि वहाँ पर अगर यदि आप जाएं ईयू में तो उस इंडियन स्ट्रीट पे रहें, आपको तरह तरह के इंडियन रेस्टोरेंट मिलेंगे, इंडियंस लोग मिलेंगे, आपको ऐसा महसूस होगा कि आप इंडिया में रह रहे हैं। तो पराए देश में अपने देश की खुशबू नाम का भी वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा इस चाइना सीरीज में। दोस्तों हम होटल में थे, भूख लग रही थी, बस अभी मैं कहानी यहीं खत्म करता हूँ। अगले वीडियो में फिर बताऊंगा मेरी चाइना की पहली यात्रा जब। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, आत्मनिर्भर भारत, हमें खुद अपने प्रोडक्ट्स पे भरोसा करना है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे से कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।